Okay, so here we were talking about this Dubai consensus में, so climate finance के around हमें इतना टाइम लग गया इस चीज को एक्नॉलेज करने में, प्लस अभी भी वी कैन से कि जो किया जाना चाहिए एग्जैक्टली दैट इज नॉट बिन डन इन कंप्लीट एंड जस्टिफाइड मैनर। एंड टू प्रमोट जस्टिस एंड इक्विटी, यहाँ ये बात हो रही है, इट इज बिटवीन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्रीज। लाइक जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ऑलरेडी उस पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं, जो क्लाइमेट उन्होंने एमिशंस किए, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हुए, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। सो यहाँ पे यही बात हो रही है। एंड इक्विटी से एक पर्सपेक्टिव यही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, आप उनके ऊपर इम्पोजिशंस रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, इम्पोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि दे आर इन द डेवलपिंग स्टेजेस, तो उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस को आप हैम्पर नहीं कर सकते हो, या वो ब्लेम सारा अब आप डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर नहीं डाल सकते हो। सो जो टर्म यूज करते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, loss and damage fund has received the commitments worth $750 million, and we require trillions of dollars of rupees. We have received just $750 million. So new verb phrases like phase out, phase down, transition, green energy transition की बात करते हैं. India always supports phasing down of the coal usage. And apart from this, so it's time that future meetings use the science to promote justice and equity and strengthen the faith in what is now one of the few working multilateral processes that we have. So COP meetings jo hain, these are one examples of multilateral processes that have been going on since 1995. So challenge of authenticity hai, with again the newly emerging and the critical technologies in the post authentic world. So उसमें भी again और authenticity की हम बात कर रहे हैं. So here we talk about the Merriam-Webster's word of the year for 2023 is ये authentic. बात हो रहा है मानसी उसका कि एआई ड्रिवन जो लाइफस्टाइल होगा, डीप फेक, पोस्ट ट्रूथ, कि कौन सा चीज ट्रूथ है, कैसे पता लग सकता है। हम लोग हमेशा पीआईबी फैक्ट चेक का बात करते हैं या फिर इंडिया टुडे फैक्ट चेक का बात करते हैं। तो कौन सा इन्फॉर्मेशन ट्रूथ है, डिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा तो फिर मैनिपुलेशन माइंड के साथ होगा, इन्फॉर्मेशन के साथ होगा, तो फिर कैसे पता लगा सकते हैं। तो एक तरह ऑथेंटिसिटी इन द पोस्ट ऑथेंटिक वर्ल्ड। पोस्ट ऑथेंटिक क्यों बोले, क्योंकि पहले बोलते थे ना कि कोई भी लोग बोलते हैं तो गूगल कर लो एक बार। ठीक है, आप गूगल में भी अगर गलत दिखा रहा है तो फिर कैसे पता लग सकता है। हम्म, वो बात। तो फेक मैं न्यूज, ठीक स्टोरी, बात आर्टिकल, हूँ. इमेजेस, वीडियो क्लिप, सब चीजें। तो इन्फो क्लिप्स कितना अच्छा वर्ड है, हम्म. एपोक्लिप्स के इन्फो क्लिप्स। तो इसको वर्ड इसको यूज लिख सकती हो प्रेरणा। Biggest information and communication crisis in the world history is imminent. Imminent मतलब कि it is very soon to occur. बहुत जल्दी ये चीज होने वाली है in reality. So we see कि जो boundary between real and fake है वो और ज्यादा blur हो गई है. And Elon Musk जैसे बोलते हैं कि आपको सोशल मीडिया पे भी ऑथेंटिक रहना इंपॉर्टेंट है. हम बात करते हैं कि फिल्टर्स जो है, फिल्टर्स हम यूज करते हैं while clicking the picture, जो स्नैपचैट पे बात करते हैं. देन ऑथेंटिक वॉइस एक कंसर्न हो गया है. जब बात करते हैं कि डीप फेक्स, तो डीप फेक्स के थ्रू इवन आपकी वॉइस से भी मॉड्यूलेशंस की जा सकती है. इट वुडेंट अपीयर कि आपने नहीं बोला, बट वो इस तरीके से होगा कि आपको लगेगा. अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक सॉन्ग आया है, तो वो भी एआई के थ्रू ही बनाया गया है. सो दैट इज देयर. एंड ऑथेंटिक सेल्फ की बात करें तो हेजी लाइंस हैव बीन कमिंग अप जब बात करते हैं. Line separating truth from the falsehood, right from wrong, love and hate, war and peace. So they are becoming more and more hazy in this post-truth era. तो करुणा, यहाँ ऐसा पर बोल पोस्ट रहे ट्रूथ हैं. क्यों बोलते हैं हम लोग, पोस्ट ट्रूथ क्यों है, वर्ड क्या होता है इसके मीनिंग। मैं अवेयर नहीं हूँ अभी. पोस्ट ट्रूथ मतलब ये होता है कि एक तो वर्ड ट्रूथ, और अब वो ट्रूथ भी पता लग नहीं सकता है, वो डिपेंड करता है कंटेक्स्ट कैसा है। जैसे एक 1984 जॉर्ज ऑरवेल का कोटेशन है ना, कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप काम करोगे, आप वॉर करोगे, वॉर इज पीस। एक कोटेशन है दिया, यू कैन स्पेसिफाई अगर ये पता है तो, पोस्ट ट्रूथ के बारे में। मतलब मीनिंग क्या है पोस्ट ट्रूथ का यहाँ पे? कि आपके पास एक आइडिया नहीं है कि वो एग्जैक्टली जो आर्गुमेंट है ना, वो
ट्रूथ है कि नहीं, मतलब आप हाँ। ट्रूथ वर्ल्ड में रह रहे हो, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है आज के हिसाब से एज कम्पेयर टू ऐसे 20 साल पहले। कुछ भी अगर डिस्कशन होता है, आर्गुमेंट होता है, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। ऑनलाइन जब सर्च करते हो, आपको जो मिल रहा है, क्या वो ट्रुथ है? तो वो भी तो ट्रुथ नहीं हो सकता है ना, वो तो डिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे ब्लेटेंट लाई हो सकता है। जो अभी हाँ तो करंट एरा को हम बोल रहे हैं पोस्ट ट्रूथ एरा है, मतलब कि जब तक इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं हुई थी तो चीजों को मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं था, इतना इजीली वो चीजें नहीं हो पाती थी। बट जब से वी सी की ग्रेजुअली टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन होने लग गया, तो उस एरा को हम पोस्ट ट्रूथ एरा बोलते हैं कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि वेदर थिंग्स आर इसमें, ऑथेंटिक और नॉट। हाँ, एक और इसमें है पॉलिटिकल करेक्टनेस वाला। ये गलत गलत, सही सही। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़े थे ना कल कि हार्वर्ड में या फिर एमआईटी के जो प्रोफेसर थे, उन्हें पूछा गया डायरेक्टली कि जेनोसाइड इज रॉन्ग और नॉट, तो कंटेक्स्ट पूछा उन्होंने। हम्म। कंटेक्स्ट। तो एक तरह से देखा जाता है कि जो राइट है, जो रॉन्ग है, जेनोसाइड इज रॉन्ग, डायरेक्टली पॉइंट ब्लैंक स्टेटमेंट है वो। उसमें कोई कंटेक्स्ट नहीं होता है किसी का भी, वो रॉन्ग है वो। लेकिन एक तरह से कि कंटेक्स्ट पूछा, तो पोस्ट ट्रूथ उसमें भी आ जाता है कि इमोशन पर चलने वाला ज्यादा। फैक्ट्स डजेंट केयर अबाउट द फीलिंग वाला एक टर्म है। तो वैसे ही इमोशन में चलने वाला है कि आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना है। आप बात करोगे लिबरेशन का, बात करोगे, लेकिन आप जेनोसाइड कर रहे हो, वैसा हो जाता है। तो पोस्ट ट्रूथ यही सब वर्ड है कि वर्ड सैलेड को यूज करके आप सामने वाला को ओवर पावर करते हो। मीडिया और गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट अगर कम हो रहा है फेक न्यूज की वजह से, तो मतलब वही सारे फैक्टर्स आ जाएंगे सिर्फ पोस्ट ट्रुथ। गवर्नमेंट नहीं, सोसाइटी के अंदर भी। ठीक है। नहीं, सोसाइटी का ट्रस्ट गवर्नमेंट को लेके या फिर मीडिया को लेके। हाँ, लेकिन सोसाइटी के आपस में भी वो भी एक हम्म। फैक्टर है। मतलब आपस में भी तो होगा ना प्रॉब्लम। हाँ, किसी एक टॉपिक को लेकर अलग अलग व्यू हो सकते हैं, और हो सकता है कि दोनों के ही कॉन्टेक्स्ट में वो सही हो, तो वो डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग सही कुछ माना कुछ जाए, कि किसका क्या कॉन्टेक्स्ट व्यू है, तो उसके कुछ अकॉर्डिंग हो कुछ सकती है चीज। कॉन्टेक्स्ट जरूरत नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बोलेगा ना कि अभी सुबह है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? कुछ नहीं, सच है, तो ट्रुथ हो गया सच ना। है। लेकिन हाँ। ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आज सुबह बोलेंगे तो फिर रात को क्या होगा? जैसे हम लोग बात करते हैं ना बाकी सब में भी, तो ऐसा एग्जाम्पल, सोशली एग्जाम्पल ले लो। तो कुछ कुछ ट्रुथ ट्रुथ होता है। लेकिन हम लोग आप पोस्ट ट्रुथ पहुंच गए कि कंटेक्स्ट मैटर है, इमोशन मैटर है, फीलिंग्स मैटर है, तो डिफरेंट। ये बोलो एक बार, इंडिया इज यहाँ इंडिया पे डूइंग इनफ? इनफ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज, तो ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे, क्या फैक्टर्स होंगे कि वेदर वी आर डूइंग इनफ? वो जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। एक जो हम बात कर सकते हैं वो हमारे पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस जो हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हम मेजर्स ले रहे हैं वो इनफ है कि नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज एक कंट्री या फ्यू हैंडफुल ऑफ कंट्रीज तक एक प्रॉब्लम लिमिटेड नहीं है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो अगर इंडिविजुअल कंट्री, यहाँ पे बात ये होनी चाहिए कि इंडिया इनफ कर रहे हैं, नहीं, इट शुड बी कि वर्ल्ड जो है वो हम इनफ एफर्ट्स कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इंडिविजुअल कंट्री की इनफ एफर्ट्स के बाद भी उस प्रॉब्लम को हम उस तरीके से चैलेंज या टैकल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक ही बात हो रही है कि इंडिया इज इट विल सून बी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड सो क्या हमें लॉस एंड डैमेज फंड में भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो एक ये डिबेट है जहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अडेप्टेशन और मिटिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में। सो इंडिया इज इन अ catch-22 सिचुएशन ऑन फॉसिल फ्यूल। सो औशिक, कैन यू एक्सप्लेन कि व्हाट इज दिस catch-22 सिचुएशन? इसका मतलब होता है कि अ, आपको जो करना चाहिए, अ, आप करते हो तभी आप फंसोगे। अगर आप नहीं करोगे, तभी कुछ सोल्यूशन निकल नहीं सकता है। मतलब कि आप फंसे हुए एक तरह से सिचुएशन के अंदर में। हम्म। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यही मैं ऊपर यही है। तो एग्जैक्ट आई थिंक इसका कॉन्टेक्स्ट, ये टर्म आई कहाँ से, वो देखना पड़ेगा। ये सोल्जर से रिलेटेड टर्म है। नॉवल था एक, वॉर नॉर्मल नॉवल। हाँ, ये फॉसिल फ्यूल्स पे कि हमें फेस डाउन भी करना है बट कर भी नहीं सकते जब तक हमारे पास कोई सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव इसमें नहीं एग्जैक्टली वर्ड लिखा है मानसी कि इंडिविजुअल कैन नॉट स्केप बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स और लिमिटेशन। तो इंडिया अगर काम करना स्टार्ट कर देगा इसके ऊपर जल्दी से जल्दी, तो फिर बाकी फूड सिक्योरिटी क्या होगा, सॉरी एनर्जी सिक्योरिटी क्या होगा? जो गरीब है इंडिया में उनका क्या होगा? और जब हम्म। नहीं करेगा तो दुनिया भर में उनके पास बोला जाएगा कि उसको कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ। तो वो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन एमिशन, करना ही पड़ेगा। तो हम्म। दोनों कैश 22 सिचुएशन पे हैं। कैसे इसको बैलेंस करें? तो इस इमेज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो
प्लास्टिक वेस्ट है जो सी में डंप कर देते हैं, तो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। तो दिस इज वन थिंग विच कैन बी जस्टिफाइड, एंड वी टॉक्ड अबाउट कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमने बात करी थी कि फिशरमैन, दे कैन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे कैन बी रिवॉर्डेड फॉर द एफर्ट्स ऑल्सो। So this can be one measures, and then we also talked about the coastal regulation zone, the norms that needs to be implemented properly. So that's there. And even Goa में भी जो beach shacks है, they have been like ये declare किया गया है कि they cannot come up in permanent form, तो that has to be temporary, so that again beach का जो पूरा ecosystem है that is not hampered with, जो natural ecosystem उसको hamper करने से again हमें ऐसी कुछ situation देखने को मिलेगी। So this is the Lawson's Bay Beach in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So Ford Mustangs at COP28, ये भी अब डाइकोटमी है कि मुस्टैंग जो मतलब हाई एंड एक्सपेंसिव जो लग्जरी कार्स होती है, प्लस COP28 समिट, क्लाइमेट चेंज का जो समिट है, वहां पे आप ऐसी कार्स लेके आ रहे हो, तो मतलब वही है, क्या बोले आप, गैस गजलर्स। एंड दुबई वी नो की अगेन वहां पे जो एडवांस्ड ह्यूमन मेनली लाइफ है। हम्म। वर्च्यू सिंगलिंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्च्यू सिंगलिंग इसी को बोलते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो जमीन में, बकर ज्यादा करते हो, वही हाँ। वाला हाल है कि सो चाइल्ड अडॉप्शन इंडिया में इंक्रीज हुआ है, एंड द नंबर इज 2248। सो दिस इज एज पर अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स इन द राज्यसभा। फॉरेनर्स ने इतने बच्चे अडॉप्ट किए हैं, इंडियंस। सो अगेन हम्म यहाँ पे भी हम ये बात कर सकते हैं कि फॉरेनर्स इंडियन चिल्ड्रन को ही क्यों अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, सब जगह करते हैं मतलब, लेकिन हाँ इंडियन करते चिल्ड्रन भी उसमें हैं, से हाँ, पार्ट है ऐसा। नीचे बोले जाते हैं यूक्रेन वॉर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैप अगर बोला जाए तो नीचे हम्म। कर लो। हाँ, सी ऑफ अजोव हो गया, ये क्रीमिया हो गया जो मार्क किया, क्रीमिया में दिखा दे एक बार। यहाँ पे क्रीमिया हो गया। ये उसके बाद फिर लुहांस्क, सबसे ऊपर लुहांस्क ओब्लास्ट, डोनेस्क, फिर मारिउपोल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जैफ्रोसिया, रोबोटाइन है ना उसका, वही वाला रीजन जैफ्रोसिया हो गया। और सबसे नीचे वाला खेरसन हो गया। ले, सो खेरसन ज़ैपोरिज़िया जो है नीचे वो वाला यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर। प्लांट है, यूरोप का। हाँ, तो खरसन, रशिया बोलते हैं, ओडेसा। रशिया बोलते हैं यहाँ पर एक रिवर पार होगा, इसका बोलते हैं इसको ड्राइपर रिवर बात बोलते हैं, हाँ, जो बीच से पार होता है। मार्क यहाँ कर दो। हाँ, ऐसे यहाँ मार्क होता है। तो क्या बोलता है ना कि रशिया बोलता है कि ये जो क्रीमिया था और ये सब रीजन, क्रीमिया ऑलरेडी रशिया का पार्ट था, सोवियत यूनियन का पार्ट था। तो 1956 में, 60s के समय में जब क्रुश्चेव था, निकिता क्रुश्चेव, उसने दिया था यूक्रेन को वापस से क्रीमिया, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव आराम से सो काम संभाल ले, इसलिए। बाकी रशियन पीपल, रशियन जो लोग हैं वो रहते ये जोन में जहाँ मार्क किया हुआ है पूरा, इसलिए रशिया चाहता है कि ये मेरे अंदर में आ जाए। और दूसरा कि रशिया को चाहिए कि लॉन्ग टर्म में जो वॉर शी है ना उसके तरफ से उनका रूट होना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा ये, तो हो सकता है कि यूक्रेन अगर चल जाएगा फॉर एग्जाम्पल नाटो के अंदर में, तो ये जो सी ऑफ अजोव हो गया, मार्क कर दो सी ऑफ अजोव एक बार। दिस इज सी ऑफ सी ऑफ अजोव हो गया, हाँ। और नीचे में ब्लैक सी हो गया, नीचे ब्लैक सी है नीचे वाला। तो उसके बीच में चैनल है, याद नहीं आ रहा मेरा नाम चैनल कर्च ये का। स्ट्रेट कैच बोलते स्टेट हैं, होता है। कर्च स्ट्रेट। कर्च है ना, हाँ ठीक है, तो कर्च स्ट्रेट हो गया। तो यहीं पर अगर को फॉर एग्जांपल नेटो मेंबर अपने आप शिप अगर लगा सकते हैं, वॉरशिप लगा लिया है, फिर एंटी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, तो रशिया के लिए एक दिक्कत हो जाएगा ट्रेड में। तो ये भी कारण था कि वो पूरा इलाका को रशिया चाहता था कि कंट्रोल में आ जाए उनका। एक तो रशियन पॉपुलेशन भी है, रशियन स्पीकिंग भी है, उनके साथ एट्रोसिटीज हो रहा था बाय द यूक्रेनियन जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। और दूसरा कि उनका रिसोर्सेज ज़्यादा है ये रीजन में। तो यहाँ पर प्लैटिनम ज़्यादा है, गोल्ड ज़्यादा है, कोल है, आयरन है, तो रिच रिसोर्सेज है डनाइपर के राइट साइड में। एक लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो ईस्टवर्ड ऑफ द डनाइपर रिवर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज रिच है, इसलिए रशिया चाहता है। तो एक ओवरऑल व्यू पॉइंट हो गया।
हाँ, ये तो अभी देख तक में ये सब जगह पर रशिया कंट्रोल के अंदर। ईस्टर्न साइड ही दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी फाइटिंग ऑल्सो, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा फाइटिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि वेदर रशिया इज विनिंग द यूक्रेन वॉर, तो ये तो हम फॉर सर्टेन तो कोई भी नहीं बोल सकते इस चीज के बारे में। बहुत दिक्कत है यूक्रेन वॉर जीतना रशिया के लिए, लास्ट में पीस ट्रीटी साइन हुआ। हम्म। तो लिटिल बॉय और फैट मैन क्या है? सो जो दो अगेन हम्म। यूएसए ने बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करे थे हिरोशिमा और नागासाकी जापान में, so they were named as Little Boy and Fat Man. Plutonium delivered to the Manhattan Project contain a significant quantity of this isotope. So that was plutonium 240. Plutonium hard to mold है. मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ओपेनहाइमर, और उसके जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल कैसे डेवलप करे, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट उसी को। हम्म। So allotropes क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक साइंस की टर्म है। Plutonium is an element with the highest atomic number to occur naturally. एलोट्रॉप्स डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनका एक तरह से वन एंड मोर फॉर्म ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट कैन मतलब एग्जिस्ट इन द सिंबल सिंबल। एलिमेंट होता है उसके एक से दो या दो से ज्यादा जब फॉर्म होते हैं ना, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो उसको बोलते हैं। So Supreme Court was एग्जाम्पल है कार्बन सिर्फ। hmm. ग्रेफाइट और डायमंड। All right. Follow CBI manual on seizure of the electronic devices. A proper manual that should be followed. This has been the direction of Supreme Court to the agencies. So till the time new guidelines are there, they have to follow this. On personal electronic devices, they cannot be seized and kept in custody indefinitely. So petitioners ने ये बोला था, तो simply बोला गया कि जो CBI की manual है that should be followed. So cybercrime investigation manual is there. हम्म। So CJ का कहना ये है कि won't interfere if a case is already listed before a judge. So within judiciary also this reflects the democracy. And जैसे कि हम एक term use करते हैं master of the roster, so इसमें भी वो भी किस justified और democratic तरीके से किया जाता है. So it is a reflective of that thing. CJ was responding to an urgent oral mentioning, and so this is what he clearly stated. So Michong cyclone, we talked about tropical cyclone, which affected Chennai, Thiruvalluvar, Kanchipuram, and Chengalpattu. So Kanchipuram sarees, GI tagged Tamil Nadu. So several changes they take effect in the parliament after the security breach incident. So visitors entry clamp down की गई है. Extra layer of security deploy की गई है. One of the entrance exit gates to new building is now been exclusively reserved for the MPs, segregating them from rest of the crowd and including the media. तो ये कुछ changes अब किए गए हैं, which should have been in place before only. So if we talk about the cartoon, so ये जो भी recently opposition MPs have been suspended. So you can see कि balloon में he's been wrapped. Vivek Debroy, so and he's been suspended from the new parliamentary building है, ये पीछे old parliamentary building ये भी दिख रहा है. Urgent need to control the use of e-cigarettes, says WHO. So e-cigarettes, electronic cigarettes जो होती है, they contain nicotine. तो ये भी highly addictive और harmful है to the health and can lead to cigarette use, it says, and urges countries to implement strict measures to protect the children and the young people. So toxic substance है nicotine and it can cause cancer and that has high risk of heart disorders. So addiction is जैसे a problem. ये पढ़ लो आप। हाँ, सिगरेट जो होता था उसमें टोबैको
एक तो है टोबैको का निकोटीन हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि लंग इन्फेक्शन या फिर लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं सिगरेट पीने से, ये तो सबको पता है। तो उसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ई सिगरेट है कि उसके अंदर वेपर होता है, आप इसको जब लाइट करते हो, बैटरी होता है, आप लाइट करते हो तो आपको वेपर यूज करते हो। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप तो टोबैको इनहेल नहीं करो ना, कि हार्मफुल स्मोक इनहेल करो, लेकिन और भी वोलेटाइल कंपाउंड है जो इनहेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल पैन हो गया, या फिर एल्डिहाइड हो गया, बाकी सब भी कंपाउंड है, एक बार देख लेना कंपाउंड का कितने टाइप का कंपाउंड है। तो घूम फिर करके आप इनहेल कर ही रहे हो, तो उसमें भी खतरा बढ़ते जा रहा है और एडिक्शन ज़्यादा हो रहा है। सिमिलरली इन एज ग्रुप बिटवीन 13 and 14 या 15 years ऑफ एज, क्योंकि कूल लगता है आप जब वेपिंग करते हो। तो इसके कारण ये है कि घूम फिर करके सेम ही हो रहा है, तो इसको बैन करना चाहिए। तो ये बैन, So, तो इंडिया में इसका क्या है, वही मैं देख रहा था। इंडिया में यही है कि जो पोजेशन ऑफ ई सिगरेट्स, पोजेशन भी एंड सिमिलर डिवाइसेस इज अ वायलेशन द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019। तो हाँ पोजेशन 2019 में इसको बैन कर दिया, वॉयलेशन करते, ठीक है। और कोई मिनिमम एज भी नहीं है इंडिया में, सो मिनिमम एज भी आनी चाहिए, बिकॉज इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 13 to 15 years, वहाँ पे द यूसेज रेट इज वेरी हाई एंड वी हैव नो क्लैरिटी अबाउट कि ई सिगरेट यूज की वजह से जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स क्या होंगे, तो इसकी वजह से थिंग्स आर मोर रिस्कियर। So this needs to be हम्म। banned and यहाँ पे effective implementation हो सकता है, because even हम्म। if it is banned तो still children they are getting more addicted to e-cigarettes। और इसके अराउंड एक positive attitude भी है कि e-cigarettes इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती कंपेयर टू द सिगरेट्स, ये ठीक है, बट इसकी वजह से वी कांट प्रमोट ई-सिगरेट्स। 20 ml vape with 40 mg of nicotine is therefore equivalent to smoking 1 or 2 packet of 20 cigarette। हम्म। सोचो, तो घूम ये फिर कर तो भी सेम ही हो। ठीक है, ई सिगरेट कितना हार्म कर रही है सिगरेट के कंपैरेटिवली उससे भी ज्यादा ही बताया जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकली स्पार्क होते हैं तो उसकी वजह से भी वो चीज हार्मफुल होती है। उसमें तो निकोटिन और टबैको होता है, इसमें यही नहीं पता होता कि क्या क्या चीजें हैं। तो सिगरेट से ज्यादा हार्मफुल है वो। बस ये कि ई सिगरेट का नाम दे दिया गया इसको। और अगर ये बैन है तो फिर भी इंडिया में इतने ज्यादा लेवल पर कहाँ से वो इम्पोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, जो भी हो रहा है, तो अवेलेबल कहाँ से हो रही है। So use of sanitary pads is rising amongst the rural women. So this is an important development when we talk about the menstrual health and hygiene. And जो scheme है, that is we are offering sanitary pads at subsidized rate of uh, पर रुपी। सो 1 रुपी का 1 सैनिटरी पैड इज बीइंग ऑफर्ड, सो सब्सिडी। सो हम इसको फ्री भी नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे डिबेट यही है फ्री भी में कि जो पर्पस है, अब इसके पीछे पर्पस को आप डिबेट नहीं कर सकते हो या उसके ऊपर कंसर्न्स रेज नहीं कर सकते। द नेम ऑफ द स्कीम इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन प्रोग्राम। इसके अंडर इट इज बीइंग प्रोवाइडेड। सो देव सोल्ड ओवर 10,000 जन औषधि। सब्सिडाइज यहाँ पर है ना, फ्री भी नहीं हुआ ना वहाँ से। हाँ, सब्सिडाइज नहीं, सब्सिडी को भी आप बोल सकते हो ना, एक तरीके से फ्री भी है वो, बिकॉज गवर्नमेंट का रेवेन्यू फ्री भी मतलब कि फ्री में हो भी जाता है होता ना, है ना। मतलब फ्री में आप डायरेक्टली लेते हो एंड इसमें हाँ। तो आप कम से कम ले भी रहे हो, एज अफोर्डेबल रेट बना रहे हो। ओवरऑल मकसद क्या है इसमें, वो फर्क, हाँ। अल्टीमेटली इंटेंशन क्या है। हम्म। So Fed's surprise dovish pivot lift the Sensex to a record high. So I mentioned this thing yesterday कि US Fed ने जो policy rate है that has been kept unchanged, and 2024 में they have hinted कि 3 times it might be possible कि a policy rate would be deducted, it would be cut. So we have talked about low interest rate regime that prevailed during 2007 and 2017. And after that, we saw कि economic challenges बहुत ज़्यादा increase हो गए because of again geopolitical risks also. So after that, we've been seeing a tight monetary policy specifically after 2020. So timing of rate cut, अब next question है कि timing कौन से time period कब कब किया जाएगा. So this is a positive indicator. India का net direct tax receipts have increased by 23%. सो दिस इज देयर। सो डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, क्या वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं या रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं? दिव्या।
प्रोग्रेसिव। ठीक है, और दिया, यू कैन ऑल्सो आंसर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है? एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, सिंस यू वॉच्ड द इकोनॉमिक वीडियोज ऑल्सो। प्रोग्रेसिव है, बट एग्जाम्पल आई हैव टू थिंक अबाउट। इनकम टैक्स बोलो, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, बिकॉज दैट इज लेविड ऑन द बेसिस ऑफ how much you are earning. It is on the basis of your यस, income. So that is a progressive tax. और aggressive tax ज़्यादा अर्न कर रहे हो ज़्यादा देना पड़ेगा टैक्स, हम्म, प्रोग्रेसिव हो गया। राइट। रिग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स कौन सा टैक्स हो इंडिया में? ऐसा कुछ तो नहीं है, वो भी टैक्स नहीं हो नहीं है, रिग्रेसिव? बिल्कुल है। कैसे, एग्जाम्पल? जीएसटी, जीएसटी रिग्रेसिव हाँ टैक्स मतलब सेम रहता है, हाँ ठीक है। गरीब लोगों को भी उतना ही पे करना पड़ेगा, अमीर को भी उतना ही पे करना पड़ेगा। हम्म। तो लॉजिस्टिक्स, लेकिन रिग्रेसिव टैक्स मतलब क्या होता है? टैक्स रेट डिक्रीज करता है ना? नहीं नहीं, टैक्स रेट सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु बीन बाइंग अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। मतलब आपकी सपोज अगर आप पुअरली हो, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ड्रॉप टू 7.82 इन दिस रेंज में हमें रिकॉर्ड की गई, ये 8.9। अच्छा है। हाँ, दिस इज अ पॉजिटिव आउटकम। बात करें, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि गति शक्ति प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम मेजर्स ले रहे हैं, सप्लाई चेन की इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड DPIIT इज देयर। सो इट वाज एज हाई एज 14% ऑफ द GDP। सो हमें हमेशा ये आर्ग्यूमेंट देते थे कि 14% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है इंडिया में। सो दिस वुड बी अगेन इवन हेल्पिंग कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। फिर ना, यू कैन राइट अप दिस वन, 7 to 9% हो गया। ओके, सो ये बोला जा रहा है कोविड-19 वैक्सीन की वजह से क्या मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है? सो दिस इज अ स्टडी यूके में, इट रिवील्ड इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आफ्टर द पैंडेमिक। तो ये नहीं बोल सकते कि वैक्सीनेशन की वजह से वो प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुई है। सो दिस वाज लेस कॉमन अमंग द वैक्सीनेटेड एंड ओके कंपेयर्ड टू अनवैक्सीनेटेड। तो दिस इज अ स्टडी, अब इसको हम यूनिवर्सलाइज तो नहीं कर सकते। Quality of life, battling loneliness by reconnecting the social lifelines. So यहाँ mental health की बात हो रही है। WHO has indicated that high quality social connections, they are essential to our mental and physical health and our well-being. तो हम बात कर सकते हैं कि जितना टाइम हम सोशल मीडिया या सोशल मीडिया जो एडिक्शन है, जो सिंड्रोम है, उसकी वजह से हमारे सोशल कनेक्शंस के ऊपर वो वर्चुअल हो गए हैं, बट उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, दोनों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो रहा है। So it should be more physical. If you're going out in a park for a walk, you'll meet, you'll make friends, you'll talk to people, you'll get to know about the outer world actually and physically, not virtually. Okay, so यहाँ पे बोल रहा mind matters. I am okay now. I think I was stressed out, wondering if I would get an appointment with you. Okay, so humorous. I think the meaning is understood. So Ashik, you can take up the next newspaper. Now coming to the Indian Express newspaper. House approves Biden impeachment inquiry. तो हर बार impeachment का बात होता है, impeachment of the president होता है। तो यूएस में दो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है, और सबका एक 19-20 का टक्कर होता है। बस ये जानना जरूरी ज़्यादा। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस वैसे ही है जैसे इंडिया का, एक तरह से कि पहले लोअर हाउस में होगा, फिर लोअर हाउस जो कांग्रेस, उसके बाद फिर जाएगा हायर हाउस सेनेट, उसके बाद ही इम्पीच होते हैं। तो वहाँ पर जो इलेक्शन होता है, हर 4 साल में होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और हर 2 साल के अंदर में सेनेट का और साथ ही साथ कांग्रेस का भी इलेक्शन होता है। इंडिया में क्या होता है, हर 5 साल में होता है लोकसभा का इलेक्शन, और लोकसभा से चूज होकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और हर 5 साल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो ये दो डिफरेंट है। तो हाउस ऑफ इंडिया कांग्रेस में मतलब होता है कि वहाँ के हिसाब से MP। सेनेट हो गए, सेनेट में क्या होता है, हर एक स्टेट होता है, जैसे 50 स्टेट्स है,
सबको ये 2 भेजेंगे अपना सेनेट, सबके लिए इक्वल, तो ये वोटिंग राइट्स इक्वल है। इंडिया में ऐसा नहीं है राज्यसभा में, या फिर बोला जाए तो लोकसभा में। इंडिया में जो डिपेंडेंट ऑन द स्टेट्स पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर है कि सेनेट में 50, तो 50 × 2 100, तो हर स्टेट 2 भेजेंगे, चाहे वो पॉपुलेशन कम क्यों नहीं रहे, ऐसा होता है। अब बताओ दिव्या। इंडिया में इम्पीचमेंट अमेरिका से ही लिया गया, आर्टिकल 61 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट के बारे में है जैसे। इम्पीचमेंट डायरेक्टली अमेरिका से लिया है, ये भी सर्च करने एक बार इसको, लेकिन प्रोसेस वैसे ही नहीं। प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए ही होता है अगर इंडिया में बात करें तो इम्पीचमेंट की, और सिर्फ 61 में हाँ। ही दिया गया है, इसके अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं नहीं हम्म। है। पाकिस्तान का रिमूवल होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है, बस ये याद नहीं, रखना। सुप्रीम मानसी। कोर्ट के देते। Oh shit. Okay. हम्म। तो HC हाई कोर्ट अलाउ सर्वे ऑफ द शाही ईदगाह मॉस्क कॉम्प्लेक्स। शाही ईदगाह मॉस्क कॉम्प्लेक्स, इट इज रिलेटेड टू द कृष्ण जन्मभूमि। तो उसमें ऐसा पिटिशन है कि वो कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो बना हुआ है, वो एक मेन जगह था, स्थापना जगह था, तो उस पर एक तरह से सर्वे होगा, और विद रिस्पेक्ट टू द साइंटिफिक मेजर्स, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा बाय द हाई कोर्ट और पाकिस्तान कि वो मॉस्क को वापस से हैंड ओवर करना है कि नहीं करना है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिखाता है ये एक तरह से। तो ये जो हुआ है एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच, इट इज नॉट अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। प्रोटेस्ट है लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर युवा पर तो लगेगा ही, और युवा पर लगा भी है, तो लॉन्ग टर्म तक हो सकता है जेल में रहेंगे। आपके पास में एक जगह था कि आप रामलीला मैदान में या कहीं पर भी आप प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन कोई तरीका नहीं है इसे। तो मालदीव्स का दिखा रहा है कि धीरे धीरे मालदीव्स में तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ते जा रहा है, एंड रिसेंटली द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज हैव इंक्रीज्ड। तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया का जो आर्मी वहाँ थे, मतलब ट्रूप्स थे वहाँ पर, तो उनको बोला रिमूव करने के लिए, और सेकेंडली उन्होंने बात किया कि ये जो वाटर सर्वे, उसको भी रिमूव करने के लिए। तो ये दिखाता है कि जो इंडिया का जो नेबरहुड पॉलिसीज है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है, उसको चेंज करना चाहिए। कैसे किया जाएगा? तो इसका 2 3 एरियाज है जहाँ कर सकते हैं, कि आप इकोनॉमिक एड के द्वारा कर सकते हो, जैसे इंडिया करता है श्रीलंका नेपाल के साथ। दूसरा, पब्लिक सेंटीमेंट के अंदर में आप प्रेशर ग्रुप यूज कर सकते हो कोई भी कंट्री के अंदर में, हो सकता है अपोजिशन पार्टी के थ्रू हो गया, या फिर मीडिया के थ्रू हो गया, या सोशल मीडिया के थ्रू हो गया। या तीसरा है कि डायरेक्ट फंडिंग ऑफ जो चाइना का है, उसको आप स्कैनर के अंदर लाके लेके आ सकते हो। तो 2 3 एरिया होगा, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। मालदीव्स इंडियन ओशन के अंदर। उत्तर प्रदेश, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, तो इतने सारे एग्जाम्पल है, क्या काम किया जा रहा है, जिसमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, नोएडा अथॉरिटी, इन्वेस्टमेंट, सिविल एविएशन, उद्यमी मित्र। उद्यमी मित्र मतलब उद्यमी, मतलब कि जो भी बिजनेस माइंडेड लोग हैं उनको कैसे हेल्प करेंगे फॉर द बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, उसके लिए सहायता मिलेगा बाय द गवर्नमेंट, उद्यमी मित्र होगा। तो यूपी मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल सेक्टर है डिफेंस, एरोस्पेस, हैंडलूम, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सिविल एविएशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। डबल डेकर बसेस, तो डबल डेकर सुन के लगता है कि बॉम्बे में भी था और कोलकाता में भी था। तो डबल डेकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूजेस बढ़ने से पॉल्यूशन कम होगा, और जो कंजेशन है ट्रैफिक का वो भी कम हो सकता है। लॉन्ग टर्म से जरूरत है डबल डेकर बस, और ऑफ विच 80% विल बी इलेक्ट्रिक। फेम टू, जो पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इलेक्ट्रिक, उसके अंदर में एक इंसेंटिव दिया जाता है कि आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको आप सपोर्ट करें। फेम 1, फेम 2, फेम 3। फेम 1 हो गया सिंपली आप गाड़ी, सबका अपना अपना व्हीकल्स हो गया। उसके बाद बात करते हैं अडॉप्शन ऑफ द 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, जो व्हीकल्स हो गया। फेम 2 बात करते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए। फेम 3 बात करते हैं कि पीएलआईस की विद रिस्पेक्ट टू द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड बैटरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो फेम 3 हो गया, तो इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी प्लान प्रिपेयर्ड बिफोर विंटर सेशन। अब सिक्योरिटी भी बहुत टाइट हो गया पार्लियामेंट के लिए। डू यू रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी वोंट टेक स्टेप टू कर्ब एकेडमिक फ्रीडम, वाइस चांसलर बोलते हैं। तो ये उसी का बात हो रहा है कि वाइस चांसलर ने बताया था कि कैसे प्रोटेस्ट को कर्ब किया जाए इन फ्रंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एंड ऑल्सो द एकेडमिक बिल्डिंग। उसका बात हो रहा है। तो ये भी दिखाते हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण होमलेसनेस कैसे बढ़ता है, तो उसका भी चैलेंज टैकल कैसे करें। तो मानसी कि यहाँ पर नो पे फॉर मंथ शेल्टर केयर टेकर्स से सर्वाइविंग ऑन बोरोड मनी होप। सो यही है कि यहाँ पे हम बात तो करते हैं कि इट शुड बी डन इन होमलेस सेंटर, हाँ। जो ये शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वो टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर में दे आर बीन प्रोवाइडेड सम स्पेस टू लिव, बट यहाँ पे फाइनेंस एक प्रॉब्लम हो गया, तो दिस वुड क्रिएट अ हम्म। प्रॉब्लम इन लॉन्गर टर्म, क्योंकि इफ पीपल आर सर्वाइविंग ऑन बोरोड मनी एंड फाइनेंस है, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, स्किल डेवलपमेंट कम है, तो दिक्कत हो जाएगा। वो तो आप हर एनजीओ तो सपोर्ट कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, हमेशा तो नहीं कर सकते ना। आपको अल्टीमेटली काम करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। आई हैव अ बीए डिग्री विथ नो टेक्निकल स्किल, तो डिग्री भी है लेकिन टेक्निकल स्किल। और हमेशा से जो बीए में डिग्री होता है वो एक तरह से हेल्प करता है सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल क्लास को ग्रो करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बीए डिग्री और एमए में आएगा ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी इंटरेस्ट बेस्ड होगा इंटेलेक्चुअल क्लास। जो डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होता है ज्योग्राफिकल जियो फिजिकल का एग्जाम। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में टेक्निकल डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बेस। तो उसके लिए आईटीआई हो गया या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो गया, ये सब लेना जरूरी हो जाता है इसके तो कारण। इसी तरीके से हाँ, जो शेल्टर होम में बर्डन है वो रिड्यूस हो सकता है। हम्म। लिखा भी यूआरपी चार्जेस नॉट जस्टिफाइड, तो ऐसा बोला जाता है लेकिन आई थिंक इट इज जस्टिफाइड। क्योंकि क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि आप जो कैन अंदर डाले फेंके उसमें से स्मोक निकला, तो ऐसा भी तो हो सकता था ना, स्मोक के अंदर स्मोक हो सकता है मिथाइल आइसोसाइनेट हो स्मोक, जो भोपाल गैस कांड में हुआ था, तो उससे लोग मर जाते। तो ये तो क्राइम कमिट हो चुका। ऐसा नहीं कि अंदर लोग घुसे, वो दोनों सब कोई घुसे और बोल रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद और ये सरकार हाय है। ऐसा होता तो मानते कि युवा पे नहीं लगना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक टेंजेबल क्राइम ऑफेंड कमेंस किया इन द विद इन द पार्लियामेंट्री प्रोविजन। तो पार्लियामेंट्री के अंदर में उन्होंने किया ऐसे ये काम, तो युवा पर तो लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू। कैनेस्टर हो सकता है कि हार्मफुल नहीं हो, लेकिन इंटेंशन तो हो सकता था। राइट। ये कि अटैक पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के अंदर किया गया, वो वहां पे इतनी इजीली पहुंच गए, तो और कैनिस्टर खोला गया ना, तो हाँ कैनिस्टर कहीं से अप्लाई उनके पास अगर हुआ है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, उनको पता भी नहीं होगा, उनको लगा होगा कि हार्मलेस हो, लेकिन कोई लोग जो सप्लाई किए हैं वो तो हार्मफुल गैस डाल सकते थे उसके अंदर में। राइट। तो अब ऐसे तो युवा पता लगना चाहिए, वही बात है। इसरो तो लॉन्च चंद्रयान 4, तो चंद्रयान 1 2 3 2 फेलियर था, 2 फेलियर ओवरऑल नहीं था, उसमें ऑर्बिटर थे, ऑर्बिटल ऑलरेडी थे। चंद्रयान 1 का इम्पोर्टेंस था कि उन्होंने पहली बार बताया कि वाटर का इंस्टेंस मिला इन द मून। तो पहली बार ऑर्बिट में भेजा गया चंद्रयान 1 में। चंद्रयान 3 में तो पता लग गया, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। और ऑर्बिटल में भी उन्होंने यूज़ किया वेरियस टाइप ऑफ रडार और इमेजिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। चंद्रयान 4 भेजा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया प्लान